Hello students, welcome to Pradis Education and welcome back to our Exampur series. Exampur में हम कर रहे हैं आपके 10th बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन. So, introducing myself, I am Rushali Sehjwani and I am teaching you all chemistry for your class 10th board examination. हमने अपने केमिस्ट्री का फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और अभी हम कर रहे हैं हमारे केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर दैट इज मेटल एंड नॉन मेटल्स. हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में. अब हमारे चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स. तो स्टार्ट करते हैं. So welcome you all to our chemistry lecture series and we were doing a chapter number 3 that is metal and non-metals. This is our lecture 2 and in today's lecture we will discuss about extraction and purification of metals. तो आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सट्रैक्शन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स. अब एक्सट्रैक्शन और प्योरिफिकेशन से समझते क्या है? तो सबसे पहली बात, मेटल जब अर्थ में मिलता है तो अर्थ क्रस्ट में मेटल प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं मिलता है. मतलब जो मेटल हम बोलते हैं आयरन, सल्फर, एनीथिंग, ठीक है, आयरन, जिंक, एल्यूमिनियम, कॉपर, इतने सारे मेटल्स हैं, बट जब हम उन्हें देखते हैं तब वो अपने प्योरेस्ट फॉर्म में होते हैं. मीन्स इफ आई एम टॉकिंग अबाउट आयरन तो आयरन फ्री आयरन की बात करती हूँ मैं, जिंक तो फ्री जिंक की बात करती हूँ. जब अर्थ क्रस्ट में ये मेटल्स मिलते हैं तब ये अपने फ्री स्टेट में नहीं मिलते हैं, ये किसी कंपाउंड के फॉर्म में मिलते हैं. से आयरन कार्बोनेट, मतलब किसी कार्बोनेट के फॉर्म में, सल्फाइड के फॉर्म में, ऑक्साइड्स के फॉर्म में, इन फॉर्म में मिलते हैं, प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं मिलते हैं. तो उस कंपाउंड फॉर्म से उसे प्योरेस्ट फॉर्म में लेके जाने की प्रोसेस को एक्सट्रैक्शन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स कहा जाता है. तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि एक्चुअली है क्या एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स. तो मेटल ऑकर्स इन अर्थ क्रस्ट एंड इन सी वाटर. मेटल हमें कहाँ मिलते हैं? अर्थ क्रस्ट में भी मिलते हैं और सी वाटर में मिलते हैं, बट दे आर इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स. अर्थ क्रस्ट इज अ मेजर सोर्स ऑफ मेटल while sea water contains many soluble salts such as sodium chloride, magnesium chloride, etc. तो अगर हम अबेंडेंस की बात करें, मेटल के अबेंडेंस की अर्थ क्रस्ट में, तो सबसे ज़्यादा अबेंडेंट मेटल है एल्यूमिनियम और फिर सेकेंड नंबर पे आता है हमारा आयरन, ठीक है, फिर कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, इस तरह से इनकी अबेंडेंस कम होती जाती है. तो अगर देखें तो ये सारे मेटल्स जो हैं वो हमें प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं मिलते हैं. दे आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स. मिनरल्स के फॉर्म में मिलते हैं हमें अर्थ क्रस्ट से, और फिर इन मिनरल्स से हमें मेटल को एक्सट्रैक्ट करना होता है, निकालना होता है, प्योरेस्ट फॉर्म में लेके आना होता है जिसे हम यूज कर सकें. तो इस प्रोसेस को बोला जाता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल. तो यहाँ पे कुछ टर्म्स हम पढ़ेंगे. द फर्स्ट टर्म इज मिनरल, दूसरी टर्म हम पढ़ेंगे ओर्स. तो पहले तो देखते हैं कि मिनरल्स क्या होता है और ओर्स क्या होते हैं. तो मिनरल्स आर नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स और कंपाउंड्स इन द अर्थ क्रस्ट. अर्थ क्रस्ट में जो एलिमेंट्स या कंपाउंड्स हमें नेचुरली मिलते हैं दे आर नोन एज मिनरल्स, ठीक है. तो अगर मैं बात करूं अपने एकदम इनर्ट, जो एकदम नॉन रिएक्टिव वाले फ्री स्टेट में पाए जाते हैं एलिमेंट्स या मेटल्स, जैसे कि गोल्ड और सिल्वर. गोल्ड और सिल्वर चाहे जितने सालों तक अर्थ क्रस्ट में दफन हो, उनको निकाला न जाए, लेकिन फिर भी वो किसी और के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड नहीं बनाते. तो आप जब गोल्ड और सिल्वर को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो अपने प्योरेस्ट फॉर्म में ही मिलते हैं, बट वी आर एक्सट्रैक्टिंग देम फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट. तो हम उन्हें तब तक मिनरल्स ही बोलेंगे जब तक उनमें से धूल, मिट्टी, जितना भी कचरा है वो अलग ना हो जाए, ठीक है. तो प्योरेस्ट फॉर्म में जब तक ना आ जाए. तो हमें जिस स्टेट में अर्थ क्रस्ट से कोई भी एलिमेंट या कंपाउंड मिलता है उसे हम बोलते हैं मिनरल्स, ठीक है. अब ओर्स क्या होते हैं? ओर्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं, मतलब ऐसे मिनरल्स होते हैं जिनमें से मेटल को बहुत इजीली एक्सट्रैक्ट किया जा सके, बहुत प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट किया जा सके. तो व्हाट इज ओर? द मिनरल्स फ्रॉम विच अ मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड आर कॉल्ड ओर्स. तो ओर्स भी एक्चुअली मिनरल्स ही हैं, लेकिन ऐसे मिनरल्स जिनमें से मेटल को बहुत इजीली और प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट किया जा सके.
इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मेरे पास दो मिनरल्स हैं, ठीक है, एक में मेरे पास 70% आयरन है और 30% इम्प्योरिटी है, और एक में मेरे पास 30% आयरन है और 70% इम्प्योरिटी है। तो मेरा प्रॉफिट किस में होगा कि मैं 70% वाले आयरन पे फोकस करूं, उसमें से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने में फोकस करूं, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे उसमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा, है ना। तो मैं क्या कहूँगी, ये दोनों मिनरल्स हैं बट माई ओर इज दिस वन जिसमें 70% आयरन है। तो मुझे पता है कि मैं उससे प्रॉफिटेबली कम पैसों में ज़्यादा, क्योंकि इम्प्योरिटी तो मुझे अलग करनी ही है, लेकिन मेटल में भी तो प्रॉफिट होना चाहिए। और ये दूसरे केस से भी आप समझ सकते हो कि प्राइस भी, कुछ कंपाउंड्स जो होते हैं, मतलब कोई कार्बोनेट्स के फॉर्म में मिल रहा है, कोई सल्फाइड्स के फॉर्म में मिल रहा है, कोई ऑक्साइड्स के फॉर्म में मिल रहा है, ठीक है। तो मुझे पता है कि हाँ, मुझे अगर ऑक्साइड से एक्सट्रैक्शन करने में सबसे कम पैसा लगेगा और बहुत आसानी से एक्सट्रैक्शन हो जाएगा, तो मैं कौन सा ओर सेलेक्ट करूँगी, ऑक्साइड ओर, है ना। मैं बाकी दोनों मिनरल को अलग कर दूंगी, ठीक है। तो ये तो हुई मिनरल और ओर की बात। अब बात करते हैं एनरिचमेंट ऑफ ओर्स की। एनरिचमेंट ऑफ ओर्स क्या होता है? सो ओर्स माइंड फ्रॉम अर्थ क्रस्ट आर यूजुअली कंटैमिनेटेड विथ large amount of impurities such as soil, sand, etc. and these impurities are called gangway, ठीक है। तो जब हमें अर्थ क्रस्ट में ओर मिलता है तो उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ होती हैं और इन इम्प्योरिटीज़ को हम बोलते हैं गैंगवे। कौन सी इम्प्योरिटीज़? जैसे सॉइल, सैंड, ये सब, ठीक है। फिर द इम्प्योरिटीज़ मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द ओर प्रायर टू द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल. Different separation techniques are employed based on the differences between the physical and chemical properties of the gangway and the ore. तो देखो, अब एक्सट्रैक्शन स्टार्ट करने से पहले मुझे पता है एक्सट्रैक्शन में मैं क्या करूँगी कि अगर मेरा जो मेटल है वो कार्बोनेट फॉर्म में है तो फिर मैं उसे कार्बोनेट फॉर्म से फ्री स्टेट में लेके जाऊँगी, अगर वो सल्फाइड फॉर्म में है तो सल्फाइड फॉर्म से फ्री स्टेट में लेके जाऊँगी। लेकिन कार्बोनेट और सल्फाइड फॉर्म में भी डायरेक्टली नहीं मिलते हैं, उसके साथ साथ क्योंकि हम उसे अर्थ क्रस्ट से निकाल रहे हैं, तो अर्थ क्रस्ट से हम जब उसे निकाल रहे हैं तो उसमें बहुत सारी मिट्टी होगी, बहुत सारी सैंड होगी, बहुत सारी सॉइल होगी, है ना। अब ये जो इम्प्योरिटीज़ हैं इन्हें पहले रिमूव करना होता है ताकि हमारी जो एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस है उस तक हम पहुंच सकें। तो बिफोर स्टार्टिंग द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस ये जो जितने भी गैंगवे पार्टिकल्स होते हैं ना उन्हें हमें रिमूव करना होता है, ठीक है। और दिस रिमूवल ऑफ गैंगवे पार्टिकल्स एंड गेटिंग आवर ओर टू कंटिन्यू टू इट्स एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, मतलब ओर को एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में आगे बढ़ाने से पहले हमें क्या करना है, उन गैंगवे पार्टिकल्स को रिमूव करना है। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज एनरिचमेंट ऑफ ओर्स, मतलब बहुत सारे जो गंदगी चिपकी हुई थी ओर से उसको अलग करके मैंने क्या किया, सिर्फ ओर पे फोकस किया, ठीक है। चलो फिर अब देखते हैं कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स आखिर होता क्या है। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स इज नोन एज मेटलर्जी। मेटलर्जी एक ब्रांच है साइंस की अलग से जिसकी पूरी स्टडी की जाती है। तो आप सोच रहे हो इतने सारे मेटल्स हैं, आप अपनी पीरियोडिक टेबल हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि पीरियोडिक टेबल में अप्रॉक्सीमेटली जो 2/3 एलिमेंट्स हैं वो सारे मेटल्स हैं, है ना, और आई कैन से मोर देन 2/3। तो इतने सारे मेटल्स हैं, हर एक मेटल अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है। अब अगर मैं जिंक की बात करूं तो जिंक सल्फेट के फॉर्म में भी पाया जाता है, जिंक सल्फाइड के फॉर्म में भी पाया जाता है, ऑक्साइड्स के फॉर्म में भी पाया जाता है, कार्बोनेट के फॉर्म में भी पाया जाता है। तो एक मेटल अगर 3 कंपाउंड के फॉर्म में पाया जा रहा है तो आप सोचो इतने सारे मेटल्स हैं, हर एक मेटल की अलग अलग एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है। तो मतलब ये एक बहुत बड़ी ब्रांच है, मेटलर्जी ब्रांच की अलग इंजीनियरिंग ब्रांच होती है जिसमें आपको 4 साल सिर्फ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल ही पढ़ाया जाता है, अलग अलग मेटल का अलग अलग एक्सट्रैक्शन। तो व्हाट इज एक्चुअली एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स? द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग प्योर मेटल फ्रॉम इट्स ओर इज कॉल्ड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल और मेटलर्जी। मतलब ओर में से प्योर मेटल को ऑब्टेन करने की जो इतनी बड़ी प्रोसेस होती है इसे बोला जाता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल या फिर मेटलर्जी, ठीक है। अब सम मेटल्स आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट इन फ्री स्टेट, सम आर फाउंड इन फॉर्म ऑफ देयर कंपाउंड।
तो कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं और कुछ कंपाउंड फॉर्म में पाए जाते हैं। फ्री स्टेट में कौन से पाए जाते हैं? अभी मैंने एग्जांपल दिया, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, ये जो हैं ये एकदम लीस्ट रिएक्टिव वाले मेटल हैं। इनको आप किसी के साथ भी रख दो, उन्हें रिएक्ट नहीं करना होता है, ठीक है। तो ये अर्थ क्रस्ट में फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। वेयरएज जो रिएक्टिविटी सीरीज में हम जैसे जैसे ऊपर आते जाते हैं तो जिंक, आयरन, एल्यूमिनियम, ये सारे रिएक्ट करते हैं। तो ये अर्थ क्रस्ट में मेटल कंपाउंड फॉर्म कर लेते हैं और फिर उन कंपाउंड से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है हमें, ठीक है। तो कुछ कंपाउंड फॉर्म में पाए जाते हैं और कुछ अपने प्योर फॉर्म में फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक है। अब कुछ ऐसे मेटल्स कुछ ऐसे और जो सल्फाइड फॉर्म में पाए जाते हैं। तो कॉपर जो है, कॉपर मेटल कॉपर सल्फाइड के फॉर्म में पाया जाता है Cu2S, और इसको बोलते हैं हम कैल्कोसाइट, ठीक है। तो ये कॉपर मेटल का एक नाम है कैल्कोसाइट, मतलब क्यूप्रिक सल्फाइड। जो हमारा कॉपर सल्फाइड है उसे बोला जाता है कैल्कोसाइट। उसके बाद आयरन सल्फाइड, कॉपर आयरन सल्फाइड के फॉर्म में भी पाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं कैल्कोपाइराइट। तो ये जो कैल्कोपाइराइट है ये बहुत इंपॉर्टेंट और है, इसका एक्सट्रैक्शन देखते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो नॉर्मल सल्फाइड के फॉर्म में पाया जाता है इट्स कॉपर ग्लैंस, ठीक है। तो जब नॉर्मल सल्फाइड की बात कर रहे हैं तो इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट वन, तो CuS का एक्सट्रैक्शन हम देखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं लेड की। तो लेड का ये जो ओर है ना, गैलेना, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। तो लेड का एक्सट्रैक्शन जब हम देखेंगे तो इसी मेटल में देखेंगे, ठीक है। कौन सा? गैलेना कहते हैं इसे। तो लेड सल्फाइड इज गैलेना। तो मैं इसे मार्क कर देती हूँ रेड से, ठीक है, PbS। फिर उसके बाद आता है मर्करी, जिसका सिनेबार नाम होता है, और जिंक का जिंक ब्लेंड। तो जिंक ब्लेंड और गैलेना ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और कॉपर ग्लैंस भी, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं, अगर हम ऑक्साइड की बात करें तो एल्यूमिनियम जो है वो ऑक्साइड फॉर्म में पाया जाता है इन अर्थ क्रस्ट। तो आपने बॉक्साइट सुना होगा, तो एल्यूमिनियम इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ बॉक्साइट ओर। बॉक्साइट ओर पाया जाता है, दैट इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद कॉपर क्यूप्राइट के फॉर्म में, आयरन हेमेटाइट के फॉर्म में और मैग्नेटाइट के फॉर्म में। तो आयरन दो फॉर्म में पाया जाता है, हेमेटाइट के फॉर्म में और मैग्नेटाइट के फॉर्म में, दैट इज Fe2O3 और Fe3O4, दो फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। और लेड ऑक्साइड के फॉर्म में जब पाया जाता है तो उसे बोलते हैं हम लिथार्ज। मैग्नीज इज पायरोलुसाइट, जिंक इज जिंकाइट, ठीक है। तो ये इतने सारे थे। इनमें से एल्यूमिनियम का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एल्यूमिनियम का ये जो बॉक्साइट ओर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें तो कार्बोनेट ऑफ मिनरल्स। तो कौन से मिनरल्स कार्बोनेट के फॉर्म में पाए जाते हैं? तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है कैल्शियम। कैल्शियम इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ लाइमस्टोन, जो हमारे मार्बल स्टोन्स होते हैं ना, लाइमस्टोन्स, तो कैल्शियम उनसे पाया जाता है, ठीक है। कैल्शियम इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ लाइमस्टोन ओर, ठीक है। उसके बाद कॉपर, आयरन, लेड, मैग्नीशियम, जिंक। इसमें जिंक का भी और इम्पॉर्टेंट है, दैट इज कैलेमाइन, ठीक है। तो जिंक कार्बोनेट कैलेमाइन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है, ओके। चलो फिर अब नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट में आता है हमारा क्लोराइड्स। क्लोराइड्स ऑफ ओर की हम बात करें तो मैग्नीशियम इज फाउंड इन कार्नेलाइट, क्लोराइड और के फॉर्म में पाया जाता है, और सिल्वर हॉर्न सिल्वर के फॉर्म में। तो यूजुअली तो सिल्वर फ्री स्टेट में ही पाया जाता है, बट सिल्वर इज समटाइम्स आल्सो फाउंड इन द स्टेट इन इट्स क्लोराइड फॉर्म, तो जिसे हम बोलते हैं हॉर्न सिल्वर, AgCl, ठीक है। और सोडियम का तो हमें पता है, सोडियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सी वाटर। सी वाटर में डिजॉल्व मिनरल्स के फॉर्म में होता है, सोडियम क्लोराइड के फॉर्म में पाया जाता है, जिसे हम रॉक सॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। तो सोडियम इज रॉक सॉल्ट। सोडियम का मेन एक्सट्रैक्शन यही होता है, इसी फॉर्म में रॉक सॉल्ट से सोडियम एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। चलो,
तो फिर अब सबसे पहले देखते हैं कि एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस होती कैसे है, कहाँ से शुरुआत होता है और प्योर मेटल तक पाने के लिए हमें कितनी कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारे पास ओर था। ओर भी डायरेक्ट नहीं मिल गया हमें, हमने क्या किया, एनरिचमेंट ऑफ ओर किया, मतलब ओर को पाने के लिए भी हमने गैंगवे पार्टिकल्स को पहले अलग किया, जो धूल मिट्टी थी उसको सबको अलग किया। ठीक है, उसके बाद भी कुछ जो धूल मिट्टी रह गई तो उसे भी हम अलग करेंगे बाय कंसंट्रेशन ऑफ ओर। तो द रिमूवल ऑफ गैंगवे पार्टिकल्स या इम्प्यूरिटी इज नोन एज कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। ठीक है, फिर आफ्टर द कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स अब हम क्या करेंगे, हम अपनी एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस तक जाने के लिए सबसे पहले तो हम ये डिटरमाइन करते हैं कि हमारे मेटल की रिएक्टिविटी क्या है। ठीक है, कौन से फॉर्म में है वो, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि कौन से फॉर्म में है वो, मतलब कार्बोनेट है, सल्फेट है, सल्फाइड है, ऑक्साइड है, कौन से कंपाउंड में है। ठीक है, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि उसके बाद उसकी रिएक्टिविटी क्या है। तो फॉर 3 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं मेटल हमारे, मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी, मेटल ऑफ मॉडरेट रिएक्टिविटी एंड मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी। ठीक है, लो से हाई की तरफ जाते हैं, तो सबसे कम रिएक्टिविटी, फिर मॉडरेट और फिर हाई। ठीक है, अब जिसकी सबसे कम रिएक्टिविटी होगी, अगर उसकी मैं बात करूं तो सबसे कम रिएक्टिविटी वाले जनरली सल्फाइड फॉर्म में ही पाए जाते हैं। ठीक है, तो सल्फाइड ओर से अब मुझे क्या करना है, प्योर मेटल ऑब्टेन करना है। तो मैं क्या करूंगी, सल्फाइड की रोस्टिंग की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 टर्म सुनेंगे, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। ठीक है, तो सल्फाइड ओर की करते हैं हम रोस्टिंग, रोस्टिंग के बाद हमें मिलता है मेटल, और मेटल भी अब मिल गया तो मेटल में और भी कोई इम्प्योरिटीज तो नहीं है। तो एट द एंड आफ्टर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल हम एक लास्ट स्टेप करते हैं, दैट इज रिफाइनिंग। ठीक है, तो दिस इज रिफाइनिंग। तो मुझे जो मेटल मिला, मैंने क्या किया, सबसे पहले आफ्टर कंसंट्रेशन मैंने सल्फाइड ओर की रोस्टिंग कराई, रोस्टिंग कराने के बाद जब मुझे मेटल मिला तो फिर मैंने उसकी रिफाइनिंग कराई। ठीक है, रोस्टिंग कराने के बाद फिर मैं रिफाइनिंग करवाऊंगी। लेकिन इसके बाद अगर हम मॉडरेट रिएक्टिविटी में आते हैं, मॉडरेट रिएक्टिविटी में क्या होता है, 2 तरह के ओर पाए जाते हैं, या तो हम कार्बोनेट ओर की बात कर रहे हैं या तो सल्फाइड ओर की बात कर रहे हैं। अब आप बोलोगे कि मैम अगर ऑक्साइड ओर है तो क्या करेंगे, है ना, सोचने वाली बात है। अगर कार्बोनेट ओर है और सल्फाइड ओर है तो उसकी प्रोसेस तो की हुई है, अगर ऑक्साइड ओर है तो हम डायरेक्ट इसमें आ जाएंगे। ठीक है, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग कब होगा, अगर सल्फाइड ओर है तो रोस्टिंग होगी, अगर कार्बोनेट ओर है तो कैल्सिनेशन होगा। और अगर रोस्टिंग और कैल्सिनेशन से हम क्या कर रहे हैं, हम अपने सल्फाइड और कार्बोनेट को ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक्सट्रैक्शन के लिए ऑक्साइड से एक्सट्रैक्ट करना बहुत ईजी होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बाय रोस्टिंग और बाय कैल्सिनेशन वी आर कन्वर्टिंग आर ओर इनटू इट्स ऑक्साइड फॉर्म। ठीक है, तो हम ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारा मेटल ऑलरेडी ऑक्साइड फॉर्म में है तो ये ना हम कैल्सिनेशन करेंगे ना हम रोस्टिंग करेंगे, हम डायरेक्ट ऑक्साइड में आ जाएंगे। ठीक है, और आफ्टर वी ऑब्टेन द ऑक्साइड ऑफ मेटल, उसके बाद होता है रिडक्शन, और आफ्टर रिडक्शन वी ऑब्टेन प्योर मेटल, जिसका सिर्फ प्योरिफिकेशन बचता है, जिसे हम रिफाइनिंग कहते हैं। और हाई रिएक्टिविटी में तो इतना सब झंझट ही नहीं करना होता है। हाई रिएक्टिविटी वाले तो ऐसा है कि वो चाहे आप जितना जतन लगा लो वो टूटेंगे नहीं, तो इसीलिए उनको क्या किया जाता है, इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है मोल्टेन ओर का। ठीक है, सीधा उठाया ओर को और उसे इलेक्ट्रोलिसिस कर दिया, मतलब पहले तो मेल्ट किया और फिर उस मोल्टेन ओर का इलेक्ट्रोलिसिस कर लिया, और आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस हमें प्योर मेटल मिल जाएगा, ना रिफाइनिंग की ज़रूरत ना कुछ, सब हो जाएगा इलेक्ट्रोलिसिस में। ठीक है, तो हाई रिएक्टिविटी का सबसे ईजी है, हाई रिएक्टिविटी में हमें कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है, सिर्फ इलेक्ट्रोलिसिस करना है प्योर मेटल, किसका इलेक्ट्रोलिसिस करना है, मेटल ओर का, मोल्टेन ओर का, और फिर आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस वी विल गेट द प्योर मेटल। ठीक है, तो ये तो मैंने इतनी सारी कहानी सुना दी है ना,
लेकिन इसे समझना भी तो पड़ेगा हमें कि मैम ने बोल दिया ये प्रोसेस होगी, ये प्रोसेस होगी, ये प्रोसेस होगी, फ्लो चार्ट रट लेते हैं, हो जाएगा काम। नहीं, एक एक प्रोसेस को भी हमें समझना भी पड़ेगा। तो आज की क्लास में हम कैल्सिनेशन और रोस्टिंग तक तो समझने की कोशिश करेंगे ही। उसके बाद फिर ऑक्साइड से रिडक्शन करना ईजी होता है। तो पहले हम अपनी यहाँ तक की तो कहानी कंप्लीट कर लेते हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं ओर का कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन ऑफ ओर इज सिंपली एनरिचमेंट ऑफ ओर ओनली। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर में क्या करते हैं, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग गैंगवे पार्टिकल्स फ्रॉम द ओर इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ ओर। तो एनरिचमेंट ऑफ ओर, कंसंट्रेशन ऑफ ओर इज द सेम थिंग। क्या कर रहे हैं हम इसमें, ओर में से गैंगवे पार्टिकल्स को अलग कर रहे हैं। जो हमारे धूल मिट्टी इम्प्योरिटीज थी ना, उन्हें हम अलग कर रहे हैं। So what is gangway or matrix? The ore mined from earth crust contains some unwanted substances or impurities such as sand, rocky or clay material. These substances are called gangway. तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर क्या होता है, जितने भी हमारे गैंगवे पार्टिकल्स हैं उन्हें अलग करने की प्रोसेस। ठीक है, अब ये गैंगवे पार्टिकल्स है क्या, जितनी भी इम्प्योरिटीज, जब हम अर्थ क्रस्ट से अपने मेटल को निकालते हैं, ओर को निकालते हैं, तो उसके साथ बहुत सारे, अब आप सोचो अगर मैं आज के दिन में एक कोई डिब्बी भी अगर मैं कहीं बॉटल दफना देती हूँ किसी मिट्टी में, तो जब मैं उसे निकालूंगी तो उसके सरफेस में कितना कुछ स्टिक हो चुका होगा, है ना। तो ऐसा ही होता है हमारे ओर के साथ। अब ओर को तो हम कितनी गहराई से खोद खोद के निकाल रहे हैं और न जाने कितने सालों से वो वहाँ था, तो उसमें तो कितनी ज़्यादा इम्प्योरिटी होगी। तो हमें पहले एक्सट्रैक्शन स्टार्ट करने से पहले क्या करना पड़ेगा, उन गंदगी को अलग करना पड़ेगा, ताकि मेरे पास सिर्फ ओर बचे जिसका मैं सीधा एक्सट्रैक्शन में लेके जाऊँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उन सारी गंदगी को अलग करना पड़ेगा। एंड दिस प्रोसेस ऑफ रिमूविंग दिस इम्प्योरिटीज इज नोन एज कंसंट्रेशन ऑफ ओर। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर की 4 प्रोसेसेस होती हैं मेजरली। फर्स्ट वन इज थ्रू हाइड्रोलिक वॉशिंग, सेकेंड इज फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड, थर्ड वन इज मैग्नेटिक सेपरेशन एंड द फोर्थ वन इज केमिकल सेपरेशन। तो जल्दी से देखते हैं कि सबसे फर्स्ट मेथड जो है हमारी हाइड्रोलिक वॉशिंग, वो क्या होती है। तो आपने देखा होगा जैसे हमारी गाड़ी में कुछ मिट्टी वगैरह लग जाती है, धूल लग जाती है, हम कीचड़ से गाड़ी चला के आए हैं तो गाड़ी में बहुत कुछ लग जाता है ना। तो हम क्या करते हैं, हम उसे बहुत तेज पानी की धार मारते हैं, पूरी गंदगी अलग, है ना। कुछ इसी तरह होती है हाइड्रोलिक वॉशिंग। हाइड्रोलिक वॉशिंग में क्या किया जाता है, हमारा जो मेटल सरफेस है उसमें हाई प्रेशर हम पानी वो करते हैं। ठीक है, अब इससे क्या होता है, जैसे ही हम उसे पानी पास कराते हैं तो हमारा मेटल जो है इस तरह की कुछ स्लोपिंग टेबल होती है, जिसमें क्योंकि मेटल तो हैवी है ना, मेटल पार्टिकल्स जो और पार्टिकल्स हैं वो तो हैवी हैं कंपाउंड फॉर्म में, लेकिन हमारी जो इम्प्योरिटीज़ हैं सैंड और सॉइल ये सब लाइट होती हैं, तो ये वाटर के साथ वॉश अवे हो सकती हैं, बट मेटल विल स्टिक। तो इस तरह की कुछ स्लोपिंग टेबल से हम क्रश्ड ओर डालते हैं और पानी पास कराते हैं। ठीक है, विथ कंटिन्यूअल वॉशिंग हम क्या करते हैं, ओर तो यहाँ पे रुकता जाएगा और जो हमारा सैंड पार्टिकल्स हैं वो ईजिली पास होते जाएंगे, मतलब जो इम्प्योरिटीज हैं क्योंकि हमने क्रश कर लिया वो ईजिली वॉश अवे हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, हम इम्प्योरिटीज को किससे अलग करते हैं, मेटल ओर से। ठीक है, मेटल ओर्स की हाइड्रोलिक वॉशिंग के बाद ओर में से जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं वो अलग हो जाती हैं। क्यों, क्योंकि वो लो डेंसिटी की थी, वो ईजिली वॉश अवे हो जाएंगी। बट सिंस मेटल ओर इज डेंस, है ना, हाईली डेंस होता है, तो वो पार नहीं हो पाएगा। तो ओर यहाँ पे एजेस में रुक जाता है और जो लाइटर गैंगवे पार्टिकल्स हैं वो वाटर के साथ पास हो जाते हैं। ठीक है, अब
दूसरी मेथड जो है इट इज फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। तो फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है और ये पूछी जाती है, ठीक है। तो जब भी हम कंसंट्रेशन ऑफ ओर की बात करते हैं ना, तो फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड तो सबसे पहले आती है एग्जामिनर के दिमाग में कि कुछ नहीं तो फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड तो पूछनी ही है उसे, ठीक है। अब फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड होती क्या है, तो इट इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग इम्प्योरिटीज फ्रॉम सल्फाइड ओर। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई ना, इसे याद कर लेना कि फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड यूज किसके लिए होती है, इट इज यूज फॉर रिमूविंग इम्प्योरिटीज फ्रॉम सल्फाइड ओर्स। तो ना मैं कार्बोनेट ओर की बात कर रही हूँ, ना मैं ऑक्साइड्स की बात कर रही हूँ, मैं किसकी बात कर रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ सल्फाइड ओर्स की। तो फ्रॉथ फ्लोटेशन इज यूज्ड फॉर रिमूविंग इम्प्योरिटीज फ्रॉम सल्फाइड ओर्स। अब जैसे कॉपर पाइराइट, हमारा जो कॉपर आयरन सल्फाइड था, गैलेना जिंक ब्लेंड, ये सारे क्या हैं, सल्फाइड ओर्स हैं और आर कंसंट्रेटेड बाय यूजिंग दिस मेथड। तो इन सब का कंसंट्रेशन किसकी मेथड से होता है, बाय फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। इसमें क्या करते हैं, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन वेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैंगवे और ओर पार्टिकल्स। तो ये किस पे डिपेंड करते हैं, इनकी वेटिंग कैरेक्टरिस्टिक पे डिपेंड करते हैं। तो फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड में क्या करते हैं हम सल्फाइड ओर पार्टिकल्स को क्रश करके, क्रश्ड सल्फाइड ओर पार्टिकल्स को हम डालते हैं इन आर वाटर, ठीक है। वाटर में हमने सल्फाइड ओर पार्टिकल्स को डाल दिया और इस तरह से हमारा कुछ एक चर्निंग के लिए, देखा है घर में यूज होता है चर्निंग के लिए, मम्मी मक्खन निकालने के लिए यूज करती है, उस तरह का हम कुछ यहाँ यूज कर रहे हैं। और इस पाइप में है होल्स, ठीक है। अब इस पाइप में हम क्या करेंगे, हम कंप्रेस्ड एयर पास कराएंगे और इसे बहुत तेजी से रोटेट करेंगे। तो क्या होगा, फ्रॉथ फॉर्म होगा। अब हमारे जो सॉइल पार्टिकल्स हैं, या फिर मैं कहूँ सॉइल पार्टिकल्स या फिर सैंड पार्टिकल्स, ये थोड़े लाइट हैं और ये वाटर के साथ नीचे रुक जाएंगे, ठीक है। तो गैंगवे पार्टिकल्स जो है वो नीचे सेटल हो जाएंगे और मेरा जो सल्फाइड ओर है वो कहाँ चला जाएगा, वो यहाँ फ्रॉथ के साथ मिलेगा मुझे, ठीक है। तो सल्फाइड ओर्स आर फाउंड इन द फ्रॉथ। अब ऐसा क्यों हुआ, आप तो बोलोगे कि मैम सल्फाइड सैंड पार्टिकल्स नीचे कैसे बैठ गए। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सल्फाइड ओर्स जो है, अब मैं इस पानी में, मैं सादा पानी नहीं ले रही हूँ, मैं इस पानी में डाल रही हूँ थोड़ा सा पाइन ऑयल, ठीक है। तो हमारे जो सल्फाइड ओर पार्टिकल्स हैं ना, वो पाइन ऑयल में स्टिक हो जाते हैं। अब ऑयल तो मेरा लाइट है ना, ऑयल क्या करेगा, वो तो वाटर में फ्लोट करेगा, तो वो फ्रोथ के साथ ऊपर चला जाएगा। और सल्फाइड और क्योंकि वो पाइन ऑयल में स्टिक हो जाते हैं उनके सरफेस में, तो वो भी फ्रोथ के साथ ऊपर चले जाते हैं। नहीं तो अगर नॉर्मली बात करें तो सल्फाइड और मतलब और तो हैवी होगा तो उसे नीचे सेटल होना चाहिए था, लेकिन सिर्फ सल्फाइड ओर ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि सल्फाइड ओर कैन इजीली स्टिक इन द सरफेस ऑफ पाइन ऑयल। अब ऑयल तो वाटर में फ्लोट ही करेगा, तो ऑयल कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा फ्रॉथ के साथ, और साथ साथ सल्फाइड ओर के जो पार्टिकल्स हैं वो भी फ्रॉथ में चले जाएंगे, ठीक है। अब हमने फ्रॉथ को रिमूव कर दिया, वॉश कर दिया, तो हमें सल्फाइड ओर्स मिल गए। तो इस तरह से होता है कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर्स, ठीक है। और सल्फाइड ओर के कंसंट्रेशन के लिए हमने जो प्रोसेस यूज की उसका नाम है फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, ठीक है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ठीक है। चलो अब इसके बाद ही जो मेथड है दैट इज मैग्नेटिक सेपरेशन, ठीक है। मैग्नेटिक सेपरेशन बहुत इजी मेथड है। ये कौन से ओर के लिए यूज की जाती है, जिनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। तो या तो गैंगवे पार्टिकल्स में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो या फिर ओर में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो। तो इफ ओर और गैंगवे पार्टिकल आर हैविंग मैग्नेटिक नेचर देन इट इज कंसंट्रेटेड बाय दिस मेथड। अब ये नहीं होना चाहिए कि ओर में भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, गैंगवे में भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, या दोनों के पास नहीं है। किसी एक के पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए और एक जो है वो नॉन मैग्नेटिक होना चाहिए। तो तब उस केस में हम इस मेथड का यूज करते हैं। क्या करते हैं, अ मैग्नेटिक ओर ऑफ आयरन इज सेपरेटेड फ्रॉम नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज एंड अ नॉन मैग्नेटिक ओर टिन इज सेपरेटेड फ्रॉम मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज लाइक आयरन एंड क्रोमियम। तो सबसे पहले क्या किया जाता है कि एक मैग्नेटिक रोलर होता है, ठीक है, और मैग्नेटिक रोलर के नीचे रखते हैं हम दो कंटेनर्स,
एक नॉन मैग्नेटिक और एक मैग्नेटिक, दो अलग अलग कंटेनर। तो नॉन मैग्नेटिक कंटेनर को रखा जाता है जस्ट नीचे, थोड़ा सा ऐसे दूर। तो आपने वो ऐसे क्या कहते हैं विनोइंग देखी है, जिसमें जो लाइट पार्टिकल्स हैं वो दूर फेंका जाते हैं और जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो नीचे आ जाते हैं। तो वैसा ही कुछ सेम केस होता है इधर, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि फीडर में से दोनों तरह के पार्टिकल्स हैं, गैंगवे पार्टिकल्स भी हैं और मेटल ओर पार्टिकल्स भी हैं। अब इन दोनों को मैग्नेटिक रोलर से रन कराया जाता है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक तो ठीक था, ग्रेविटी के साथ चल रहे थे दोनों। इधर पे आके जो नॉन मैग्नेटिक होगा वो तो यहीं गिर जाएगा और जो मैग्नेटिक पार्टिकल्स हैं वो तो रोलर में स्टिक हो जाएंगे, है ना। तो वो तो रोलर के साथ साथ चलते जाएंगे। तो इस तरह से किया जाता है कि जो नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स हैं वो तो यहाँ रोलर जैसे ही टर्न होगा नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स गिर जाएंगे और जो मैग्नेटिक पार्टिकल्स हैं वो रोलर में स्टिक रहेंगे। और जहाँ तक रोलर में मैग्नेटिज्म रहेगा, जहाँ मैग्नेटिज्म खत्म हुआ तो नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स वहाँ गिरेंगे, ठीक है। तो इस तरह से मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स को सेपरेट किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ मैग्नेटिक सेपरेशन, ठीक है। मैग्नेटिक सेपरेशन बहुत बहुत इजी प्रोसेस है। सिर्फ इसमें क्या होना चाहिए कि कोई भी एक, या तो गैंगवे पार्टिकल्स या तो और, दोनों में से कोई भी एक क्या होना चाहिए, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करनी चाहिए उस, ठीक है। अब जो लास्ट प्रोसेस है इट इज केमिकल सेपरेशन। केमिकल सेपरेशन क्या होता है कि हर एक ओर और गैंगवे पार्टिकल्स दोनों में केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं, ठीक है। तो मेरे जो गैंगवे पार्टिकल्स हैं और जो ओर है उनमें डिफरेंस इन केमिकल प्रॉपर्टीज की वजह से हम सेपरेट कर पाते हैं ओर से गैंगवे पार्टिकल्स को। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है केमिकल सेपरेशन। अब केमिकल सेपरेशन में क्या होता है, द प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ पाउडर्ड ओर with a suitable reagent such as acid, bases or other reagents which can selectively dissolve the ore but not the impurity, ठीक है। तो केमिकल सेपरेशन की एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है दैट इज लीचिंग, और लीचिंग यूज की जाती है फॉर द कंसेंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट ओर। तो बॉक्साइट ओर के कंसेंट्रेशन के लिए यूज की जाती है द प्रोसेस ऑफ लीचिंग। अब इसमें हमें ओर तो पता है, बॉक्साइट ओर मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। तो ये मेरा बॉक्साइट ओर है, इसमें इम्प्योरिटीज कौन कौन सी पाई जाती हैं, आयरन सल्फाइड और सिलिकॉन ऑक्साइड, ठीक है। तो ये जो मेरी सैंड है और आयरन ऑक्साइड, इन दोनों की इम्प्योरिटीज पाई जाती हैं इन आर बॉक्साइट ओर, ठीक है। तो अब प्रोसेस क्या होती है लीचिंग की, ये लीचिंग की प्रोसेस थोड़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है और ये पूछी जाती है, इसीलिए हम इसके केमिकल रिएक्शंस को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि हम केमिकल सेपरेशन पढ़ रहे हैं, तो लीचिंग प्रोसेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब हमें बताएं कि इम्प्योरिटीज कौन कौन सी हैं, आयरन ऑक्साइड और सिलिकॉन ऑक्साइड, और जो मेरा ओर है वो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, बॉक्साइट ओर, ठीक है। तो इन तीनों की, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड और सिलिका, इन तीनों को क्या किया जाता है, बेस से रिएक्ट कराया जाता है, दैट इज NaOH। तो जब आयरन ऑक्साइड जो है बेस से रिएक्ट करके सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेता है, इसी तरह सिलिका भी यही बना लेती है, सोडियम सिलिकॉन ऑक्साइड बना लेते हैं। और आयरन ऑक्साइड जो है वो बेस के साथ रिएक्ट ही नहीं करता है, तो यहाँ तो आयरन ऑक्साइड अलग हो गया। एल्यूमिनियम ऑक्साइड ने बेस से रिएक्ट किया, सिलिका ने भी बेस से रिएक्ट किया, लेकिन आयरन ऑक्साइड ने बेस से रिएक्ट ही नहीं किया, तो वो तो यहीं अलग हो गया। तो अब मेरे पास क्या क्या बचा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन ऑक्साइड, मतलब सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड और सोडियम सिलिकॉन ऑक्साइड, ठीक है। अब इसे क्या करेंगे हम, अब इन दोनों में वाटर को रिएक्ट कराएंगे। तो जैसे ही मैं सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड में वाटर डालूंगी तो मुझे वापस से सोडियम ऑक्साइड मिल जाएगा और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो वाटर से रिएक्ट करके मुझे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड दे देगा, और जो सोडियम सिलिकॉन ऑक्साइड है वो वाटर से रिएक्ट ही नहीं करेगा। तो यहाँ पे मेरा क्या भी अलग हो गया, सिलिकॉन ऑक्साइड भी अलग हो गया। सबसे पहली स्टेप में क्या अलग हुआ, आयरन ऑक्साइड अलग हुआ। दूसरी स्टेप में क्या अलग हो गया,
सोडियम सिलिकॉन ऑक्साइड भी अलग हो गया। तो अब मेरे पास क्या बचा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में मिला, मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड से स्टार्ट किया था और अब मेरे पास क्या है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। और जैसे ही मैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को फिल्टर करूँगी तो मुझे वापस से एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मैंने क्या किया, बाय केमिकल सेपरेशन मैंने बॉक्साइड से इम्प्योरिटीज ऑफ आयरन ऑक्साइड और सिलिकॉन ऑक्साइड सेपरेट कर दी। ठीक है, तो इन इम्प्योरिटीज को रिमूव कर दिया बॉक्साइड ओर से बाय द प्रोसेस ऑफ केमिकल सेपरेशन, और इस पूरी प्रोसेस को बोला जाता है लीचिंग। ठीक है, चलो अब यह तो हो गई हमारी कंसंट्रेशन की बात। कंसंट्रेशन में हमने 4 मेथड्स पढ़ ली, कौन सी, हाइड्रोलिक वॉशिंग, फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड, मैग्नेटिक सेपरेशन और केमिकल सेपरेशन। तो इन सब से अब मेरे पास और तो कंसंट्रेटेड फॉर्म में मुझे मिल गया। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कि जो मेरे कार्बोनेट और सल्फाइड ओर्स हैं, क्योंकि मैंने क्या बोला कि सबसे इजी क्या होता है कि ऑक्साइड ओर से ऑक्साइड ओर का रिडक्शन करूं और मैं मेटल ऑब्टेन कर लूं। लेकिन अभी जो मेरे पास कार्बोनेट और सल्फाइड फॉर्म में ओर हैं, उन्हें मैं क्या करूं, ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करूं ताकि इजीली सेपरेशन हो सके। तो मैं क्या करूंगी, कार्बोनेट और सल्फाइड ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करूंगी। ठीक है, तो बिफोर स्टार्टिंग I want to tell you something about our Pradesh Education step. Pradesh Education का जो ऐप है वो आप प्ले स्टोर या iOS से डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे हम आपको दे रहे हैं सिर्फ 9,999 के मिनिमम प्राइस में पूरा कोर्स। मतलब अगर आप क्लास KG टू क्लास 10th के हैं या फिर आप क्लास 11th या क्लास 12th में एनरोल होना चाहते हैं तो आपको पूरा कोर्स मिल रहा है इन जस्ट 9,999 रुपीज़। ठीक है, और आपको ये कूपन कोड लगाना पड़ेगा PRADES_10। तो जैसे ही आप ये कूपन कोड लगाओगे आपको ये ऑफर प्राइस मिलेगा, मतलब पूरा कोर्स इन जस्ट 9,999 रुपीज़। ठीक है, दिस इज़ आवर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। कोई भी डाउट हो तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे प्राडेस एजुकेशन ऐप में हम आपको क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, वी प्रोवाइड यू क्लासरूम वीडियोस, 3D वीडियोस, लेक्चर वीडियोस, स्मार्ट बोर्ड वीडियोस, रीसेंट लाइव लेक्चर्स, कंटेंट फ्री सोल्यूशन, प्रैक्टिस टेस्ट, वर्कशीट और डाउट सेशन। तो डाउट सेशंस भी आपको मिलते हैं, जो टीचर आपको लाइव क्लास में पढ़ा रहे हैं ऐप में वही आपके डाउट भी क्लियर करते हैं। आप 1 to 1 उसी समय आप कोई भी डाउट है आप क्लियर कर सकते हो। अगर आपको बाद में डाउट आ रहा है तो आप फिर भी मेंटर से कांटेक्ट करके टीचर से डाउट क्लियर करवा सकते हो। ठीक है, तो ये सारी फैसिलिटीज़ आपको प्राडेस एजुकेशन ऐप में मिल रही है, तो जल्दी से प्राडेस एजुकेशन का ऐप डाउनलोड कर लो और कोई भी डाउट हो तो दिस इज आवर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। नाउ मूविंग ऑन टू आवर टॉपिक। अब हम क्या देखेंगे, कन्वर्जन ऑफ ओर टू मेटल ऑक्साइड। क्या, कन्वर्जन ऑफ ओर टू मेटल ऑक्साइड। अब इसकी 2 प्रोसेस होती हैं, एक होती है रोस्टिंग और दूसरी होती है कैल्सिनेशन। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन दोनों में बहुत फ़र्क है। ठीक है, तो अगर मैं शॉर्ट में बताना चाहूँ तो रोस्टिंग इज परफॉर्म्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर। तो रोस्टिंग किसकी प्रेजेंस में होती है, इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर। और कैल्सिनेशन के लिए हमें एयर की ज़रूरत नहीं होती है, तो कैल्सिनेशन इज परफॉर्म्ड इन द एब्सेंस ऑफ एयर। अब आप बोलोगे कि मैम हवा में बात कर रही है, तो हम डायरेक्टली देखते हैं। रोस्टिंग की जाती है फॉर सल्फाइड ओर्स, कैल्सिनेशन किया जाता है फॉर कार्बोनेट ओर्स। तो ये याद रखना है कि रोस्टिंग इज ऑलवेज परफॉर्म्ड फॉर सल्फाइड ओर्स और कैल्सिनेशन इज फॉर कार्बोनेट ओर्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रोस्टिंग क्या है। तो रोस्टिंग इज द प्रोसेस इन विच सल्फाइड ओर इज हीटेड below its melting point in the presence of excess air to convert metal oxide। तो यहाँ पे देखने वाली 2 important चीज़ें हैं। It is the process by which sulfide ore is heated below its melting point in the presence of excess air। ठीक है, तो 2 important चीज़ें जो आपको रोस्टिंग में याद करनी है। पहला तो रोस्टिंग इज यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ, मतलब कन्वर्जन ऑफ सल्फाइड ओर टू ऑक्साइड। सल्फाइड ओर्स के लिए यूज किया जाता है और किसके प्रेजेंस में होती है, इट इज परफॉर्म्ड इन द प्रेजेंस ऑफ
एक्सेस ऑफ एयर, ठीक है। तो दो इंपॉर्टेंट चीजें, सल्फाइड ओर और एक्सेस एयर, ठीक है। तो जब हम सल्फाइड ओर को हीट करते हैं बहुत ज़्यादा एयर की प्रेजेंस में, तब क्या होता है, जो सल्फाइड है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। मतलब ये मेरा ZnS था, जैसे हम क्या बोलते हैं, ZnS इज गैलेना, ठीक है। तो ZnS जो था वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और क्या बना लेगा, जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी, ठीक है। और ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन की तो कोई कमी है ही नहीं, तो ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस फिर से ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बना लेगी, ठीक है। तो हमारा फोकस ये नहीं है कि सल्फर डाइऑक्साइड बन रही है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बन रहा है, हमारा फोकस है कि क्या हुआ, जिंक सल्फाइड से जिंक ऑक्साइड बन गया, ठीक है। इसी तरह हम लेड को देखते हैं। तो लेड सल्फाइड जो है, लेड सल्फाइड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होता है, लेड सल्फाइड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सिमिलर प्रोसेस होगी, लेड ऑक्साइड बनेगा और साथ साथ SO2 गैस निकलेगी जो आगे चल के SO3 बना लेगी, ठीक है। तो इस तरह की प्रोसेस होती है। रोस्टिंग में हम क्या कर रहे हैं, एक्सेस ऑफ एयर की बात कर रहे हैं, मतलब बहुत सारी ऑक्सीजन प्रेजेंस है, तो वो जिंक सल्फाइड या लेड सल्फाइड क्या करेगा, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके अपने ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरी मेथड की अगर हम बात करें तो इट इज कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन में क्या होता है, कैल्सिनेशन में कार्बोनेट ओर को हीट किया जाता है इन द एब्सेंस ऑफ एयर। तो इट इज द प्रोसेस इन विच द कार्बोनेट और सल्फेट ओर is heated below its melting point in the absence of air to convert into metal oxide. तो किस किस के लिए यूज हो रही है ये प्रोसेस, फॉर कार्बोनेट एंड सल्फेट ओर्स, इन्हें हम हीट कर रहे हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर। एब्सेंस ऑफ एयर में हम कार्बोनेट और सल्फेट ओर्स को हीट करते हैं ताकि वो अपने मेटल ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो सके। तो क्या किया जा रहा है, ये मेरा एक ब्लास्ट फर्नेस है, उसमें मैंने क्या किया, लाइमस्टोन मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, उसे मैंने ऊपर से डाला और नीचे मैंने उसमें आग लगाई, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया, एयर का प्रेजेंस नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो इन द एब्सेंस ऑफ एयर कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड में, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ तो मैं जिंक की बात करती हूँ, जिंक कार्बोनेट जो है उसे मैं हीट कर रही हूँ इन द एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है। इन एब्सेंस ऑफ एयर सिर्फ हीट किया जा रहा है, तो क्या होगा, जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, ठीक है। ये तो केस हुआ कार्बोनेट का। सल्फेट में भी सेम होता है, लेड सल्फेट था मेरे पास, उसे मैंने हीट किया इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो क्या मिला मुझे, लेड ऑक्साइड और साथ साथ सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस, ठीक है। तो इस तरह की प्रोसेस होती है रोस्टिंग और कैल्सिनेशन की। बहुत ही इजी प्रोसेस है, लेकिन बच्चे नाम सुन के ही डर जाते हैं, है ना, थोड़ा ऐसे डेंजरस सा नाम लगता है, लेकिन सिर्फ छोटा सा माइनर डिफरेंस है और जस्ट अपोजिट डिफरेंस है, ठीक है। तो मैं बोल रही हूँ रोस्टिंग में एक्सेस ऑफ एयर लगेगी, तो कैल्सिनेशन में मुझे एयर ही नहीं चाहिए, ठीक है। एक सल्फाइड के लिए हो रही है तो एक कार्बोनेट और सल्फेट्स के लिए हो रही है। अब इन दोनों प्रोसेस को बहुत अच्छे से पढ़ना है हमें, क्यों, क्योंकि आफ्टर दिस प्रोसेस हमने क्या किया, हमने अपने सल्फाइड कार्बोनेट और सल्फेट ओर्स को किस में कन्वर्ट कर दिया, ऑक्साइड में। और जो ऑक्साइड ओर ऑलरेडी थे, जो ऑलरेडी अपने ऑक्साइड फॉर्म में थे, तो उनमें तो कुछ मेहनत ही नहीं करनी है, ठीक है। तो जो और ऑलरेडी ऑक्साइड फॉर्म में थे उन्हें तो कुछ करना ही नहीं है, उनके लिए तो रोस्टिंग और कैल्सिनेशन है ही नहीं, ठीक है। अब आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू ऑक्साइड, ऑक्साइड के बाद, ऑक्साइड में कन्वर्जन के बाद सिर्फ एक स्टेप बचती है, दैट इज रिडक्शन, ठीक है। रिडक्शन की मेथड बचती है और प्योरिफिकेशन की मेथड बचती है। तो रिडक्शन और प्योरिफिकेशन जो है मेटल ऑक्साइड का, ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है मेरे ख्याल से। तो थैंक यू सो मच एवरीवन।
अच्छे से कैल्सिनेशन और रोस्टिंग पढ़ना है, और अभी तक की जितनी स्टेप्स हमने पढ़ी, कंसंट्रेशन की, कन्वर्जन इनटू ऑक्साइड्स की, इन्हें बहुत अच्छे से एक बार देख लेना है, ताकि नेक्स्ट क्लास में जब मैं ऑक्साइड से कंटिन्यू करूं तो आपको समझ में आए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो अस इन फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर। You can download the Pradis Education app from Play Store और iOS, और this is our contact information। कुछ भी डाउट हो, इवन इस लेक्चर में भी आपको कुछ भी डाउट हो, तो you can contact us anytime। Thank you so much, have a nice day।